ओके, नाउ गुड इवनिंग। अब उठ गए ना, जग गए तो गुड। आज कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन है? आज कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने इसके पहले कितना पढ़ा है? सर मैंने लाइट और करंट करा हुआ है जो मुझे इतना अच्छे से क्लियर नहीं है। नहीं, वो एक अलग चीज है, क्लियरिटी अलग चीज है। नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ी आपने? सर मतलब पार्शियली, पूरा कंप्लीट नहीं करा है। मतलब फंडामेंटल मालूम है ना आपको? यस सर। अच्छा, नहीं आज सर से बात हुई थी, तो चूंकि फर्स्ट डे जब होता है तो स्टूडेंट पढ़ता कम है, वो टीचर को ज्यादा देखता है कि पढ़ा क्या रहा है। तो बेसिक गुलाम सलाह थोड़ा बहुत याद, ये क्लियर है ना? जी सर। ओके, अलर्ट होके बैठिएगा, पढ़ाते बढ़िया है, ये हम जानते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए थे बीच में जब हम कैपेसिटर के आसपास पढ़ा रहे थे, है आज में कोई? कैपेसिटर के आसपास जब हम पढ़ा रहे थे तब ज्वाइन हुए कुछ लोग, एक दो है कोई ना इसमें? से कहना यह है कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि कैपेसिटर हम पढ़ा चुके थे, तो कहीं बेसिक अगर दिक्कत कर रहा है तो हम किसी दिन क्लास लेकर के उसे हम समझा देंगे, चिंता मत करिएगा। सर से बात हुई थी, कुछ लोगों को कैपेसिटर समझ में नहीं आया, तो अगर स्टार्टिंग वाली क्लास में आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ होता है। ठीक है ठीक है। तो आज जो ज्वाइन है उनसे मैं बात पहले कर रहा हूँ। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चूंकि वो नया यूनिट है, नई चीज है, पुराने से बहुत कम उसका यूज है, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके। और पहले से दिमाग में डाल लीजिएगा कि सर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे जिस डॉक्टर को दिमाग में आ जाए कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो उसकी दवा साइकोलॉजिकली फायदा कर जाती है। क्यों अर्णव साहब? यस सर, बिल्कुल सही। जैसे अर्णव को मालूम है कि वाजपेयी जी ठीक अच्छा पढ़ाते हैं, तो वाजपेयी जी कभी कभी ऐसे भी पढ़ा देते हैं, तो अर्णव को लगता है हाँ आज बड़ा बढ़िया पढ़ा है। तो ओके, सावधान करंट आने वाली है, देखो। सर हाँ जी। सर ग्रुप पे लिखा था कैमरा ऑन करना है क्या? यस सर, नहीं करना है क्या? नहीं, कैमरा मत ऑन करो। हमारा कैमरा आपको दिख रहा है ना? यस कैमरा सर। ऑन भी कर लेंगे तो क्या करना, हमें सब लोग दिख भी जाओगे तो हम इसके लिए जरूरत होती है स्टूडेंट के मुंह ना पड़े तो एक धरो, एक धरेंगे तो हमारा 25,000 रुपये मोबाइल खराब हो जाएगा। ठीक है, जब जरूरत पड़े तो आप कर लेना, अभी कोई जरूरत। ठीक है। ओके मैं दिख रहा हूँ? यस यस सर। सर। हाँ, काफी साबुन वाबुन लगा के आया हूँ जिससे कि थोड़ा सा क्लियर दिखूं। नहीं, कभी कभी तो अंधेरा चेहरे में रहता है ना, हम लोगों को रिफ्लेक्शन नहीं होता है। सावधान, देखिए पावनी आई है आप? सर। गुड इवनिंग। इवनिंग सर। अगर हम गुड इवनिंग करेंगे तब आप करेंगे भाई? मास्टर नहीं मास्टर करे सर, गुड इवनिंग। मैंने पहले भी करा था। चलिए, हमने स्पेशली कर दिया। पावनी मीन्स ऑल द गर्ल्स, अर्णव मीन्स ऑल द बॉयज, ये दो ही ये नाम हमको याद है, और भी इसमें लिख के आते हैं, मिहिर लिख के आता, दिव्यांशी लिख के आता, वो हम देख लेते। ओके, चलिए बात करते। देखिए, इसके पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुकी है, जो हमने बताया कुछ बचा हुआ बचा नहीं था, वो देखा बाद में। इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो चुकी है। इसमें जो सेकंड चैप्टर है कैपेसिटर का, उसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट ट्यूसडे को डिस्कस होंगे। मतलब कल के बाद परसों क्लास में नहीं होंगे, नेक्स्ट में जो ट्यूसडे आ रहा है वो डिस्कस होंगे। तो आपके पास पूरा 7 डेज का टाइम है, और उस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं? 30 करीब होंगे, कितने हमको हमने देखा नहीं। उस चैप्टर में 34 क्वेश्चन जो भी हैं, तो पर डे 3-4 क्वेश्चन लगा करके कंप्लीट कर लीजिएगा, और देन आई विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, सावधान। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, जो आज फर्स्ट डे ज्वाइन है उनको कंफ्यूजन हो तो डिस्कस जरूर करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मेरा डेमो क्लास, और लोगों के लिए नहीं है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में सबको आना चाहिए, लेकिन मतलब आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर रहा था, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा था, मतलब बैठे बैठे कुंडली कर रहा था। जैसे कुछ लोग होते हैं, पिक्चरों में देखा होगा, कि वो अपना बैठे रहते हैं, उनको उड़ा दो जाकर के, तो अपने घर में बैठे बैठे पूरा भोकाल टाइट कर लेते। जैसे कुछ डॉन होते हैं, माफिया डॉन नहीं, जेल में बंद रहते हैं, वहीं से अपना चलाते रहते हैं सब। नाम नहीं लेंगे, नहीं कभी कभी गड़बड़ हो जाता है।
तो उसमें क्या हो रहा था कि कोई भी चार्ज जो था, जो चार्ज पार्टिकल था, एक इसको आप कह रहे थे सोर्स चार्ज। ये विजिबल है ना, कहीं चमक तो नहीं रहा बोर्ड? सर ठीक है। हाँ, तो सोर्स चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, लेकिन ये खुद मूव नहीं कर रहा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रो था, लेकिन स्टैटिक था, रुका हुआ था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। फिर उसके अलग अलग कैरेक्टर थे कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आया था जिसको कि आप टेस्ट चार्ज बोल रहे थे, उस पर फोर्स लगा था, उसने वर्क किया था, उसका पोटेंशियल था। ये पूरा बैकग्राउंड आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वाला जो चार्ज है ना, जो रुका हुआ है, अब ये दौड़ना शुरू करेगा। तो चार्ज दौड़ेगा किसमें? सड़क पे दौड़ेगा। चार्ज दौड़ेगा किसी वायर में, किसी वायर में चार्ज दौड़ेगा। तो जब चार्ज चलना शुरू कर देता है तो उसको कहते हैं कि करंट फ्लो होना शुरू। तो हमारी यूनिट स्टार्ट होने जा रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नई यूनिट है, नई चीज है, ध्यान से पढ़िएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी। विजिबिलिटी ठीक है ना? यस सर। यस सर। मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, मैक्सिमम विजिबिलिटी है, इससे कम हो सकती है। देखिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बात आती है कि करंट फ्लो कराता कौन है। देखिए, हमने दो चीजें बताई, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे तो हम कहेंगे उसमें नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, प्रोटॉन नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन्स कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट के लिए जिम्मेदार नहीं हो। तो अगर मैं कहीं पॉजिटिव चार्ज लिखता हूं, इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो क्या अगर हम कोई लोहे का एक वायर ले लेते हैं, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? नहीं, तो लोहे का नहीं है, बोले प्लास्टिक का, लेकिन लोहे को बता रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना। या लोहे का तार आपके पास बगल में रखा होगा, आप कोई प्रोटेक्टर, कंपास, जो भी आपके पास हो, कंपास ले लीजिए, तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्या वो करंट मार रहा है आपको? नहीं मार रहा है। नो सर। क्यों नहीं मार रहा भाई? इलेक्ट्रॉन, तो करंट फ्लो होने के लिए जरूरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन का वन डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सबसे पहले चीज आती है, बहुत छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें जरा कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, एक्चुअली में करंट क्या होता है, कभी आपने अगर ध्यान दिया हो, जिनके यहाँ कूलर लगा हो, आजकल तो लोगों की एसी लगती है, घर तो ज्यादा एसी लगी होगी, तो जैसे आप कूलर चला रहे हैं, थोड़ा सा कमरे में अंधेरा है, हल्का सा रोशनी है, हल्की सी रोशनी, तो जब पंखा शुरुआत में चलता है, लग रहा है पंखा उल्टा चल रहा है। ऐसा कभी लगता है? जब शुरुआत में पंखा चलता है तो लगता है वो उल्टा चल रहा है। या ऊपर वाला पंखा कभी चलता है और कमरे में हल्की सी रोशनी है, ज्यादा नहीं है, तो लग रहा है पंखा उल्टा चल रहा है। ऐसा कभी लगता है? यस। क्यों लगता है ऐसा? देखिए, ये पंखे की पंखुड़ियां हैं, मतलब अभी तो हाथ है, 3 पंखुड़ियां हैं, तो जहां पर पंखुड़ी होगी वहां पर अंधेरा होगा। नहीं, एक्चुअली पंखुड़ी इज नेम ऑफ माय डॉटर, तो मैं बता रहा हूँ, तो वो हंस रही, बोले अच्छा अंधेरा बता रहे हो। अरे मतलब पंखे की पंखुड़ी, जहां पंखुड़ियां होती वहां अंधेरा होता है, और उसके अगल बगल रोशनी होती है। अब जब ये पंखा चलेगा तो जहां जहां पंखुड़ियां पहुंचेंगी वहां वहां अंधेरा होता जाएगा। तो आपको अंधेरा दिखाई पड़ता है या रोशनी दिखाई पड़ती है? सर रोशनी। तो आपको क्या लगता है कौन मूव कर रहा है? रोशनी मूव कर रही है, इसलिए वो पंखा थोड़ी देर के लिए उल्टा दिखाई। लेकिन जब बहुत तेज चलना शुरू करता है तो वो सब मिक्स हो जाता है, तो समझ में नहीं। तो जरा समझिएगा होता क्या है, जैसे जब प्रैक्टिकली समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन माने यहां से यहां आ गए, यहाँ खाली स्थान हो गया, यहां से यहां आ गए, यहाँ खाली जगह हो गई, ये यहां से यहां आया, यहाँ खाली जगह हो गई, तो आपको लग रहा है जो खाली जगह है ना वो आगे बढ़ रही है। तो यही आपको करंट महसूस हो, ठीक है। तो करंट क्या होती है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज, मतलब यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है बात की बात। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर is called electric current. The rate of flow of charge in any conductor is called electric current. Formula I is equal to Q by T. इसकी यूनिट पर एम्पियर। कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। अच्छा, ये मैंने एम्पियर लिखा है, सही लिखा है? ये सही लिखा है? कैपिटल है। यस। जब हम किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट लिखते हैं तो या तो मैं उसके लेटर का पहला अल्फाबेट लिखूं कैपिटल में, अगर पूरी स्पेलिंग लिखेंगे तो वी हैव टू राइट इन स्मॉल लेटर। तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। अब जरा देखिए, सर्किट में जब करंट शो की जाती है तो आपको ऐसे दिखाई जाती होगी, ठीक है? तो अब डिसाइड ही करना कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब अगला है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक नोट करके लिख लीजिएगा, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं हो। दो तरीके से समझिएगा, देखो जरा ध्यान से। आपको वेक्टर में वेक्टर का एडिशन पढ़ाया गया 11th क्लास, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स पढ़ाया गया ना। तरीका क्या था? अगर एक वेक्टर 3 यूनिट का है और एक वेक्टर 4 यूनिट का है, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो हाउ यू ऐड दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? So यानी अगर हम- magnitude root 3 square plus 4 square is- नहीं, हमने मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कहां से? अच्छा, मैं वेक्टर एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो एक के हेड को दूसरे की टेल से अटैच करके हाँ, फिर टेल तो में जॉइन करते हैं। तरीका ये होता था कि अगर मुझे a प्लस बी निकालना है तो सबसे पहले a को खींचते थे, जो भी उसकी लंबाई हो। a को, इसकी लंबाई 3 है तो 3 बोले तो इसका मैग्नीट्यूड। इसके बाद जहां से a का हेड खत्म होता था वहां से b की टेल स्टार्ट होती थी और परपेंडिकुलरली हम b को खींचते थे। ये b हो गया, और रिजल्टेंट जो होता था वो पहले वाले के टेल से लास्ट वाले का हेड निकालते थे। दिस वाज रिजल्टेंट। सभी ये पढ़े होंगे? नहीं, यस कुछ सर। लोगों ने 11th नहीं पढ़ा। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे जो आते हो कहते हैं 11th नहीं पढ़ा, पढ़ाई नहीं, किताब ही नहीं खरीदी, गार्जियन ने पैसा बचाया, अब समझ उनको आ रहा है क्या करें। देखिए, तो बताइए, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये नापोगे कितना आएगा? 7 हैं? So 5. तो 5 आएगा। वेक्टर की बात नहीं करो तो 5 आएगा। तो हमने सोचा भी करंट कैसी क्वांटिटी है, ये कैसे डिसाइड करें। देखो, करंट को हमने ऐसे डिसाइड किया, जरा समझिए। हमने 2 वायर लिए और उसमें करंट 3 और 4 एम्पियर फ्लो कराई, ठीक है? जरा समझिएगा, ये 2 वायर हैं, इसमें 3 एम्पियर की करंट है, इसमें 4 एम्पियर की करंट है। दोनों वायर को परपेंडिकुलरली जोड़ दिया। अब बताओ, इन दोनों से जो करंट आगे बढ़ेगी, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो रिजल्टेंट करंट कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि एक वायर हम ले लेते हैं ऐसे, और इसके परपेंडिकुलरली दूसरा वायर ऐसे ऐड कर देते हैं। एक में 3 एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं और एक में 4 एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं, दोनों को परपेंडिकुलरली जोड़ देते हैं और जो रिजल्टेंट करंट हुई उसको नापा तो दिस वाज 7 एम्पियर। ये 7 एम्पियर था। और 7 एम्पियर इज नॉट द वेक्टोरियल एडिशन, इट इज जस्ट अर्थमेटिक एडिशन। 7 कब आएगा? जब दोनों को अर्थमेटिकली जोड़ दिया जाए। तो क्या ये वेक्टर एडिशन दिख रहा है आपको? नो हाँ सर। सर। इस प्रकार से हमने कहा कि करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे साहब ये बताइए, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एरो क्यों दिखाते हैं आप? इसलिए में एरो करंट के लिए हम नहीं दिखाते हैं, एरो हम दिखाते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है। जरा समझिएगा, अगर इधर करंट फ्लो हो रही है, ऐसे हम दिखा रहे हैं,
तो हम कहना ये चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है और निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस वायर को ऐसे ही टर्न कर दूं, ऐसे घुमा दूं, तो क्या करंट चेंज हो जाएगी? नो सर। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो डायरेक्शन चेंज हो जाती, नहीं हो जाती? आप अगर इसको ऐसे घुमा देते हैं तो कोई चेंज उसमें नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमना शुरू कर देते हैं ना कुछ है, वो सीधे ऐसे ही चलते रहते हैं। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रूफ कैसे किया हमने? प्रूफ करने का ये तरीका था, ये भी तरीका था साइंटिस्ट के नजर में, लेकिन मेन ये तरीका था कि हम दो करंट को परपेंडिकुलरली ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट नापते हैं। अगर वो वेक्टोरियल सम को फॉलो करता है हम कह देंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो ये नोट कर लीजिए, नोट लिखिए, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ये बस इसी को एक्सप्लेन करना है कि if we join two wire of 3 ampere and 4 ampere, then if it is a vector quantity, it should be 5 ampere, but actually it was 7 ampere, which was just arithmetic sum. So it is a scalar quantity, not vector quantity. लिखिए। अब नए नए वर्ड्स इसमें आएंगे, थोड़ा सावधान होकर पढ़िए। हो गया? एक और नोट में लिखिए जरा, देखिए करंट किधर फ्लो होती है? जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है वो डायरेक्शन। तो जरा इनके दो अलग अलग नाम है, उन्हें याद कर लीजिए। नोट नंबर 1 ये डालो, नोट नंबर 2 देखिए ध्यान से। किसी वायर में, वायर को चूंकि हमको इलेक्ट्रॉन दिखाना है इसलिए वायर को हमने मोटा दिखाया थोड़ा सा। किसी वायर में अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चल रहा है, कह सकता हूं ना मैं? यानी अगर सिंपल सी बात है, किसी वायर से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो उसमें चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो मूवमेंट कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इस करंट का नाम क्या है? कन्वेंशनल करंट। भाई साइंटिस्ट ने कहा कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन भी चलती है और करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी चलती है। तो इनके दोनों के नाम वैसे तो करंट है, लेकिन हम दोनों को अगर अलग अलग बाइफरकेट करें कि केवल नाम से हम जान जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। और दूसरे केस में अगर ये एक वायर है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है यानी निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, दिख रहा है ना सबको? यानी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। आप जितने भी एपरेटस यूज करते हैं, वो चाहे मोबाइल यूज करते हो चाहे कंप्यूटर हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच में आप स्टडी करते हैं ना। तो चूंकि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी करंट हमारे मोबाइल में फ्लो हो रही है वो ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। तो जो करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से फ्लो होती है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होती है उसका नाम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। बस धीरे धीरे बात समझते जाइए और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाइए, समझ में आता जाए। ये नोट कर लिया? अब आप जब यहाँ पर चैप्टर में स्टडी करेंगे तो करंट की हम बात करेंगे। तो करंट का मतलब हम दोनों नाम दे रहे हैं, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज भी हम बोल रहे हैं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं बाइफरकेट कर दूं कि देयर इज अ कन्वेंशनल करंट ड्यू टू चार्ज इतने कूलम, तो in the conductor the electrons will be, there will be deficiency of electron or there will be efficiency of electron। ये efficient इलेक्ट्रॉन है या deficient इलेक्ट्रॉन है, क्या करोगे आप? हमने कहा किसी कंडक्टर में कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रही है
तो बताइए उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो फट से आपने एक दिमाग लगाया, कन्वेंशनल करंट फ्लो कौन कराता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे। हमने कहा था इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टर, तो देयर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है, एफिशिएंट होंगे या कम होंगे। तो आप फर्स्ट समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। बात समझ आ रही है? मतलब वैसे इसका आपके चैप्टर से कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आपको फंसाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा, तो इस नाम को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब बताइए जनरली अभी हमने कहा कि आपके पास कंपास रखा होगा, लोहे का होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, लेकिन करंट नहीं मारता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसके क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं। एक लोहे का टुकड़ा आपके हाथ में है, आपने ऐसे पकड़ लिया, उसमें कोई करंट नहीं है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं? बोलते रहिए, देखिए मूव कर रहे हैं। तो करंट Yes, क्यों sir. नहीं मार रहा है? क्योंकि उसमें जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन होता है तो वो इधर उधर टकराते भी हैं। तो मान लिया कोई भी कंडक्टर हम ले लेते हैं, ये कंडक्टर है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कहीं नजदीक है, कहीं दूर है, कहीं ये है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे तो टकराएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसे टकराया, तो जैसे ही टकराएगा वैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स लगता है? रिपल्सिव। अब अगर टकरा गया तो एकदम से भागेगा, हो सकता है रास्ते में इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हो सकता है यहां पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हो सकता है यहीं पे मिल जाए। तो देखिए हर टक्कर के बाद वो अपने पाथ को चेंज कर देता है। हर टक्कर के बाद वो अपने पाथ को चेंज Yes, कर रहा sir. नहीं कर रहा है? Yes, क्या sir. हर पाथ की लंबाई, हर टक्कर की लंबाई सेम है? तो दो टक्करों के बीच का जो एवरेज टाइम इंटरवल है उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। हेडिंग डालिए मीन फ्री पाथ, पॉइंट पॉइंट नोट करते रहिए, टेक्निकल वर्ड्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा। मीन फ्री पाथ। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरा रहे, पॉजिटिव आयन से भी टकरा सकते हैं, पॉजिटिव आयन से। तो लिखिए इन एनी कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन आप जानते हैं ना, रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन, ये सब जानते हैं आप। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ random motion and they collide with the positive ion of the conductor. They collide with the positive ion of the conductor and after each collision the direction of the motion of electron changes. The direction of motion of the electron change. ये तो हमने बताया उसकी थ्योरी। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड between two successive collision is called mean free path. The average distance traveled between two successive collision is called mean free path. इसको कहते हैं मीन फ्री पाथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जब इससे टकराया होगा तो कुछ तो टाइम लगा होगा टक्कर में। Yes, कुछ sir. माइक्रो सेकेंड क्या, इसे मतलब टाइम में नहीं लगा, कुछ तो लगा होगा ना। तो दो टक्करों के बीच का जो कि एवरेज टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम।
जैसे पिक्चरों में देखा होगा जब दो हीरो लड़ते हैं, बड़ी दूर से आएंगे, ऐसे सीना टंग से चल लेंगे, फिर ऐसे लेट जाएंगे, कुछ देर तक लेट जाएंगे, फिर उठेंगे, बाद में पता चलता वो तो पिछले जन्म का मेरा भाई है। तो दो टक्कर के बीच में कुछ रिलैक्स करते नहीं करते। हाँ, विलेन के टक्कर में नहीं रिलैक्स करते, वो धड़ाधड़ उसको मुंह पे पंच मारते रहते। तो दो टक्करों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको क्या कहते हैं हम? रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट लिखिए रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज टाइम इंटरवल between two successive collision. The average time interval between two successive collision is called relaxation time. Is called relaxation time denoted by tau. ये tau होता है। अब आप ये न कहना कि tau तो हम किसी और चीज को कहते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई एक ही जगह यूज किया जाए, जहां जरूरत है। ऐसा थोड़ी है किसी का नाम अर्णव है तो कोई पेटेंट करा लिया, किसी और के लड़के का नाम अर्णव नहीं हो। क्यों अर्णव, समझ में बात नहीं आई? करवा सकते थे। हाँ, करवा, इतना रहने दो, पेटेंट न कराओ। हाँ, तो इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। सर मीन फ्री पाथ का क्या है साइन? लैम्डा अक्सर बुक्स में लिखा हुआ देखा जाता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर लैम्डा डिनोट किया, ठीक है। और कहीं कहीं नहीं भी दिया डेफिनेशन, कहीं समझा दिया ऐसे बीच में। अब लिखिए बहुत अच्छी चीज, अब जरा समझिएगा, लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, जो मतलब इस चैप्टर की हीरोइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नहीं तो उसकी वेलोसिटी वो फीमेल टाइप का वर्ड लग रहा ना, इसलिए मैंने बोला हीरो भी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जरा इसकी डेफिनेशन बड़ी टेक्निकल है, पहले सावधान सुनिएगा। देखो, आप कॉलेज में जब लंच टाइम होता है, मान लिया कॉलेज में संख्या जो भी आपके कॉलेज से, हमारे यहाँ तकरीबन 2200 लड़का है, 2200 स्टूडेंट इन माय कॉलेज। अब लंच टाइम हुआ तो 2200 लड़का जब बाहर निकलेगा लंच के लिए, तो वो बाहर मैदान में कैसा दिखाई पड़ेगा? कैसे मूव कर रहा होगा? इधर उधर मूव कर रहा होगा। अगर दूर से कैमरे से उसको शूट किया जाए तो लगेगा ऐसे ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक तरह, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना? यस सर। अब रूम से एकदम से प्रिंसिपल साहब निकले जो स्ट्रिक्ट हैं और डंडा लेके निकले, तो सबने कहा देखो प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल आया, और सब भगे अपने क्लास तरफ। क्लास अलग अलग डायरेक्शन में है लेकिन सब किधर देख रहे हैं? प्रिंसिपल की तरफ। तो अगर जरा समझिएगा, आप हर डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लिया कहीं 1 लाख लोग हर डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो हो गया आपका ब्राउनियन मोशन। और अगर सभी लोग, वो 1 लाख लोग एक डायरेक्शन में हल्की सी स्पीड में चलना शुरू कर दें, तो वो ज्यादा समझ में आएगी या ब्राउनियन ज्यादा समझ में आएगा? जरा बेसिक समझिएगा, मतलब 1 लाख लोग अगर हल्का भी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको लगेगा 1 लाख गुना वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो रैंडम मोशन शो करते हैं, मतलब वो हर डायरेक्शन में जिग जैग चला करते हैं। लेकिन जब हम ये मान लिया कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन शो, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है। लेकिन इस कंडक्टर को अगर मैं बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दूं, तो इसके एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन विद अ डेफिनिट वेलोसिटी, विद अ स्मॉल वेलोसिटी। सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में एक डेफिनिट वेलोसिटी से चलने लगेंगे। इस वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? अब जैसे बता दो। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते हैं, तो नेट करंट कितनी होती है? 0 भाई। Yes, sir. वो इधर भी करंट है, इधर भी करंट है, इधर भी करंट है, इधर भी करंट है, तो नेट करंट 0 है। लेकिन अगर मैं इस वायर को किसी बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देता हूं, तो यानी कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो
जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो आप जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किधर से किधर चलता है? फील्ड के along. नहीं, फील्ड की बात नहीं करते, पोटेंशियल की बात। So high to low. हाई पोटेंशियल टू Low लो potential. पोटेंशियल। तो और इलेक्ट्रॉन लो टू हाई, यानी अभी इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे थे? रैंडम मोशन कर रहे थे। लेकिन जब मैंने बैटरी से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में एक डेफिनिट वेलोसिटी चलने लगी। तो जो एक डायरेक्शन में एक डेफिनिट वेलोसिटी चल रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया? Yes sir. तो थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए। देखिए, इन एनी कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब मैं बात इलेक्ट्रॉन्स की करता हूं तो वहां पॉजिटिव चार्ज भी है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन random motion. The free electrons move in random motion. So the net current in the conductor is zero. So the net current in the conductor is zero. ये तो पहली बात होगी। ठीक है, आगे लिखिए, if we join the ends of conducting wire, if we join the ends of a conducting wire with the terminals of a battery, then a potential difference is set up. Between the ends of the wire, and electrons move in one direction, with a definite velocity, called drift velocity. लॉजिक पकड़ में आया? called drift velocity. denoted by Vd. V लिख करके यहां सफिक्स में D बना दो। D indicate for the drift velocity. Denoted by drift velocity. Denoted by Vd, sorry, Vd. तो अर्णव साहब बात समझ आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? Yes sir. अब एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछे जो कि आपने पूछे या हम पूछ रहे हैं। सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट की 1/137 टाइम्स। जब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई होगी केमिस्ट्री वगैरह में, तो वहां पढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट का 1/137 टाइम्स। ये आगे जब हम आगे पढ़ाएंगे, हमारी फिजिक्स में भी है, आधी केमिस्ट्री हमारी फिजिक्स में, चिंता मत करिए। तो इलेक्ट्रॉन, अब हमारी क्या, हम इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाद में पढ़ाएंगे, पहले यूज कर लेंगे, बाद में बताएंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अभी साइंटिस्ट अजीब तरीके से वो करते हैं ना, जैसे 11th में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ दिया, तो बाद में साइंटिस्ट ने कहा हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, पढ़ाया नहीं, तो उसको 0th लॉ बना दिया, तो बाद में पढ़ाया जाएगा उसको। देखिए, समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट का 1/137 है 138 टाइम्स। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, नहीं है? Yes sir. अब इस कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, लेकिन किधर चल रहे हैं? हर डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनमें टक्कर भी हो रही है। तो क्या बैटरी में इतनी अधिक ताकत है कि इतनी स्पीड को एक डायरेक्शन में कर देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? इतनी तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बैटरी में इतनी ताकत है कि एक डायरेक्शन में कर देंगे? नहीं कर सकते ना। जरा बात पकड़िएगा, समझ में आ जाएगा। क्या इतना हो सकता है? आप बहुत बड़ा बैटरा लगा देंगे, हम पूरे गुड़गांव के बैटरा को लगा देंगे इलेक्ट्रॉन की ऐसी तैसी, वो एक अलग।
लेकिन क्या बैटरी में इतनी ताकत है कि इतने ज्यादा स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स को, जहां करोड़ों में इलेक्ट्रॉन है, उनको एक डायरेक्शन में कर देंगे? नहीं। लेकिन जरा समझिएगा, अगर 1,00,000 लोग हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेट वेलोसिटी उनकी 0 है, और 1,00,000 लोग एक स्मॉल वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें, तो आपको लगेगा पूरी वेव इधर ही जा रही है? नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? Yes, sir. तो चूंकि होता क्या है, इलेक्ट्रॉन चल तो हर डायरेक्शन में रहे, लेकिन जब बैटरी से जोड़ देते हैं ना, तो वो एक डायरेक्शन में उसकी, मतलब हम फील्ड में दौड़ रहे हैं और प्रिंसिपल आया, ऐसे दौड़े सब अपने अपने क्लास पर, मतलब दौड़ इधर रहे, थोड़ा सा एक तरफ शिफ्ट हो, तो चूंकि 2000 लड़के एकदम से एक तरफ शिफ्ट हुए, तो फील्ड थोड़ा सा लगता है खाली हो गया, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन का ब्राउनियन मोशन खत्म नहीं हुआ है, वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन टेढ़े ही सही वो चले एक ही डायरेक्शन चलने लगते हैं, तो इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ज्यादा मत डीपली समझो, नहीं कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर हम ले नहीं जा सकते। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई? यानी जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ भाई लाइट आई, मान लिया आपने इन्वर्टर से बैटरी लगाई, या लाइट आई, लाइट आ गई, तो लाइट आ गई मतलब क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन आ गए। अरे वो तो इलेक्ट्रॉन घर ही में थे। जब लाइट नहीं आ रही थी तो हमारे कॉपर वायर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर उधर भाग रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे, और जब लाइट आ गई तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। क्लास में होता नहीं, 60 लड़कों का क्लास है, उमार हुड़दंग बजाते, और जैसे टीचर एंट्री किया वैसे सब लगभग एक डायरेक्शन हो गए। गुड मॉर्निंग सर, हैव यू गॉट व्हाट आई हैव टॉट? यस सर। हैव यू कंप्लीटेड द वर्क? यस सर। कॉपी घर में भूल गए सर। वो एक अलग चीज है। तो ये ड्रिफ्टिंग होती, समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत ज्यादा मत समझो ना, कंफ्यूज जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ जिसको कि हम कहते हैं टीचर्स लव्स दिस प्रूफ, जरा समझिएगा। लिखिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये आज जो स्टूडेंट ज्वाइन है उसको समझ में आ रहा? नाम नहीं मालूम इसलिए मैसेज बोल। समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, जहां कंफ्यूजन हो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है? अब जरा समझिएगा, अब इस प्रूफ को हमें करना कैसे? सावधान, अभी लिखिएगा नहीं, अभी समझ में आपको आ जाएगा। ये एक वायर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स कैसा मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। हमने इस वायर को एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए। अगर मैं मान लूं कि t समय में q इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो अगर मैं q/t कर देता हूं तो करंट मिल जाएगी, मिल जाएगी ना? Yes, sir. अच्छा, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो तो q बराबर ne हो जाएगा, तो q को ne/t कर दे तो हमको मिल जाएगा, वो करंट मिल जाएगी। तो यहीं से हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जरा सावधान समझ लो, बड़ा इजी प्रूफ है, थोड़ा सा समझिएगा। हमने कहा कि सपोज ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर डजंट मीन दैट करंट इज फ्लोइंग। कंडक्टिंग वायर मीन्स हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन, but they are having the random motion, so net current in the wire is 0। और हमने मान लिया कि let A is the area of cross section, इसका जो area of cross section है इसका वायर का वो A है, और N हमने माना है, जरा इसको पकड़िएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। अच्छा, और हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी इधर। अब बताओ, अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन किधर चलना शुरू करेंगे? इधर या इधर? यानी इलेक्ट्रॉन p से q की तरफ जाएंगे कि q से p की तरफ जाएंगे? PQ. सभी लोग बताएं। मेरे हिसाब से Q से P। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से
Yes, कोई sir. उसका लॉजिक है कि हाँ ये हिसाब हो गया? सर मैं ये था कि जैसे हमने उस समय नहीं करा था कि उसके डायरेक्शन में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, कौन? इलेक्ट्रिक करंट. चलिए आप बात कर लेते हैं। ये दो प्लेटें हैं, यस सर. ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर माइनस की ओर होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा? प्लस की तरफ। प्लस प्लेट तरफ जाएगा। यस सर. तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड से उसकी डायरेक्शन क्या है? उल्टी. ऐसे पकड़ा पैरेलल। दो, ऐसे पकड़ा दो। अपने आप से पहले क्वेश्चन नहीं किया कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है किधर किधर। बात समझ आ रही नहीं आई? मतलब पहले रीजनिंग जैसे होती है, रीजनिंग, तो रीजनिंग में क्या होता है कि हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि इस डायग्राम से डायग्राम आया क्या। भाई दिमाग लगाओगे तभी तो ऐसा दिमाग बनेगा जैसा हमारा है। नहीं मतलब तो ये तो आउटर सरफेस में दिखा रहा हूं। अब बताओ इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? सर पी से क्यों? यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चलेंगे किस वेलोसिटी से? वीडी वेलोसिटी से। तो करंट किधर फ्लो होगी? तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, नहीं होगी? तो अब बताइए ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है या कन्वेंशनल करंट है? कन्वेंशनल। इलेक्ट्रॉनिक। मैंने इलेक्ट्रॉन शो किया। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट। पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट की डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट दिखाई ना, तो वो कन्वेंशनल नहीं हो हमने ये जाएगा। देखा करंट किसकी वजह से फ्लो होगी। ओके। जो वजह होता है वो तो उसका जो रूल है वो तो वही होगा, ठीक है। वजह क्या है? मतलब वजह जैसे होता है जैसे क्लास में हम आए, हमने बहुत अच्छा पढ़ाया और हमारी वजह से आप पढ़ गए, ठीक है, हमारी वजह से आप पढ़ गए तो हम वजह बन गए। अब हमारी आपकी खूब लड़ाई है, मनी मन खूब है, तो हम जैसे क्लास में आएंगे तो वैसे कहीं खड़े हो जाओ, तुम जैसे लड़के पढ़ नहीं पाएंगे। आपने कहा अच्छा ऐसी बात नहीं कैसी की तैसी। अब मैं ऐसा पढ़ के दिखाऊंगा कि क्लास में टॉप आऊंगा, टॉप आ गए, अभी वजह कौन है? वजह तो हम ही है। अब वजह का कारण दूसरा है, तो वजह कौन यहाँ करंट फ्लो कराने का है? इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन चाहे इलेक्ट्रॉनिक करंट है। फिलहाल मैं करंट की बात कर, जरा समझिएगा। हमने माना, सावधान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको क्यों निकालना है? 30 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन वहां से गुजर रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया, पासिंग from any cross section in 1 second। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे यहां से? जरा देखिए ध्यान से। ये वायर था आपका, ये वायर था आपका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। आपने कहा यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले। जैसे इलेक्ट्रॉन निकले आपने 1 सेकंड में आपने कहा इलेक्ट्रॉन से स्टॉप, रुको, रुक गए। अब बताओ 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना वॉल्यूम कवर किए? ये क्रॉस सेक्शन है, यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे पानी निकलता है नल से, वैसे इलेक्ट्रॉन धड़ धड़ निकल रहे हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकले हमने 1 सेकंड बाद स्टॉप, इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। ऐसे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, ये कितना वॉल्यूम कवर किया? एरिया बेस इंटू हाइट। एक्चुअली में ये सिलेंडर टाइप की शेप बन रही नहीं बन रही है? और 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस ही तो वेलोसिटी होती है। 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस ही वेलोसिटी होती है। तो अगर एरिया बेस इंटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो वीडी इंटू ए, यही तो वॉल्यूम होगा। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन थे तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इंटू n। अब बताओ 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकले कि नहीं निकले? लॉजिक समझ में आ रही है? जैसे नल से पानी निकलता है, 1 सेकंड में पानी कितना निकलता है? एरिया ऑफ द मूव ऑफ द नल इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ पानी, यही तो फॉर्मूला होता है। यस सर। तो वॉल्यूम होगा वीडी इंटू ए, और 1 वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन n है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? इंटू n कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया?
यही Yes, पॉइंट sir. पकड़ने वाला है। अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन टी सेकेंड, तो इसको टी से n इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी। अब इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो चार्ज मिल जाएगा। तो चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर, चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इन टी सेकेंड, कंडक्टर इन टी सेकेंड। Q इज इक्वल टू, तो जितने इलेक्ट्रॉन थे Vd इंटू टी, इसको इंटू टी से इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज मिल गया। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। इसको टी से डिवाइड कर दो तो I इज इक्वल टू NeAVD। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ है। समझ में सबको आ गया? बस ये पकड़ लीजिएगा। मुझे एक बार फिर समझा दो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला। देखिए, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यस सर। तो आपको अगर चार्ज मालूम हो जाए कि टी सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है। अब देखो, ये कंडक्टर दिख रहा है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से वाटर मान लूं, फ्लोइंग वाटर, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और टी सेकंड बाद आपने इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? अपनी वेलोसिटी के बराबर। यस यानी सर। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? वीडी। वीडी। देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल मुंह से निकल रहे थे सिलेंडर तरह, ऐसे गए, हमने रोक दिया वीडी सेकंड में, तो आपको लगेगा कि जैसे धनुष नहीं होता, एक पूरा जो बाण होता है उसका एक पैरेलल बीम, इतनी आपको सिलेंडर टाइप मिल जाएगी। यस सर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वीडी इनटू एरिया एरिया। बेस इंटू, तो वीडी इंटू ए, यानी इतना वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन ने कवर किया। अब एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एन। भाई, आप इलेक्ट्रॉन को जो कमरे के अंदर भेजोगे, तो कमरे में 100 लोग रह सकते हैं, तभी तो 100 लोग भेजोगे आप। तो एक वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इंटू एन। यस सर। तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजरे, तो टी सेकंड में कितने गुजरेंगे? इतने। एन इनटू टी। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। और चार्ज अपॉन टाइम ही तो करंट होता है। लॉजिक पकड़ में आई? यस सर। नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, यानी जिसको हम बार बार कहते हैं एग्जामिनर्स लव इट, वही वाला है ये। तो हम लोग जब पेपर बनाते हैं तो अक्सर गिव रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, नेक्स्ट टर्न पे, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे जो आएगा आने वाला, उसमें हम डिस्कस करेंगे। स्पीड ठीक है हमारी? Yes.
बता देना। ये राइटिंग तो समझ में आ रही होगी। यस सर। वाह, हमें भी आ रही है ना, इसलिए। करंट के बाद में ये है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू का मान रखा, टी से डिवाइड किया तो टी टी कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी। यानी मेन करंट किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये लास्ट तक ये बार बार आएगा। करंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा हो गया। यस सर। अब हम बात कर रहे थे करंट की। करंट इज ए स्केलर पॉइंट, तो उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। एक आता है करंट डेंसिटी। अब डेंसिटी वर्ड से तो लग रहा है कि भाई कितनी डेंस करंट है, वो तो अजीब लग रहा है डेंस करंट। किसी कंडक्टर के यूनिट एरिया में से जितनी करंट फ्लो होती है उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो अगला है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई E। डेफिनेशन अपने आप लिख लेंगे, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। अब सिंपल सी बात है, क्या इसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी है? सर ए। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। A इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो J इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी? तो यानी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ, क्योंकि एरिया वेक्टर तो क्वांटिटी ये है है तो ना लिख दे करंट फ्लोइंग इन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया। करंट फ्लोइंग इन यूनिट एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज ए करंट डेंसिटी। यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये एम्पियर नहीं है, ध्यान रखिए। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एक रिलेशन भी दिखा देते हैं। एज आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, सो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बाई ए, यानी एन ई ए वी डी बाई ए। ए कैंसिल हो गया तो जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो ये आपका करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। इसको नोट करके लिख लीजिए या इसी में लिख लीजिएगा, एज ये ऐसा होता है इसलिए ये रिलेशन। तो अगर कभी रिलेशन आ जाता है, अगर हमने आपको डेरिवेशन दिया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो देखिए डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अगर 1 मार्क्स का दे रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ये लिख देना है, या बहुत ज्यादा इतना प्रूफ कर देना। लेकिन मैंने अगर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया है तो आपको पहले आई इज इक्वल टू एनी बी डी प्रूफ करना पड़ेगा, इसके बाद यहां आप लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसमें कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? एक तो जे है और एक वीडी। वीडी है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो जे एक तरीके से करंट ही तो है। जे है क्या? है तो करंट, यूनिट एरिया में फ्लो हो रही है केवल। तो जे इज इक्वल टू, जे वेक्टर इज इक्वल टू एन ई वी डी वेक्टर, लेकिन यहां नेगेटिव साइन लग जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन और करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन अपोजिट। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप यहां पर नेगेटिव साइन लगा दें।
ठीक है। यस सर। देखिए, जिन लोगों ने एक बार इसको पढ़ लिया है वो बहुत हल्के में लेकर के ना पढ़े, क्योंकि हम अपने पढ़ाने में पूरी एनर्जी लगा देते हैं। व्हाट मैक्सिमम आउटपुट आई कैन गिव, आई गिव। क्या आप वैभव सर से ये ना कह पाए कि वाजपेयी जी बस सही से काम चला रहे हैं। इसलिए आपकी भी ड्यूटी है अर्णव साहब, अर्णव मीन्स ऑल द बॉयज, कि आप भी बहुत सीरियस उसे पढ़े। कोई भी कॉर्नर हम किसी चैप्टर का छोड़ते नहीं है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जरा एक वर्ड आया है मोबिलिटी, बड़ा नया वर्ड है मोबिलिटी। मोबिलिटी से ही मोबाइल वर्ड। देखिए, जब बात हम करते हैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर रहा? इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे किस काम की इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने का मतलब कुछ पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो हमारे लिए फायदेमंद है, वो कौन सा मूवमेंट फायदेमंद है? जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करें, कुछ काम करें, जग में रहकर कुछ नाम करें, तो उसी को तो मोबिलिटी कहेंगे हम। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कब करेंगे? जब हम उस कंडक्टिंग वायर के एंड्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। वजह सेल से करेंगे, कहीं से भी करेंगे, बात तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। सही कह रहा हूं मैं? कुछ इंटरेक्शन करते रहा करिए, तो थोड़ा सा एक लगता है ना सामने वाला मेरी बात को समझ रहा। हम देखिए, वैसे तो डेफिनेशन लिखवा देंगे, अभी लिख जाए, लेकिन मैं केवल जरा बैकग्राउंड म्यूजिक बता रहा हूँ, वोकल टच कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना कब शुरू करेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा। अगर मैंने हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा मोबिलिटी है, अच्छी मोबिलिटी है, ये तो कहेंगे नहीं कहेंगे? तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है, उसी को मोबिलिटी कहते हैं। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, जैसे क्लास में आप 50 लोग हैं, एक टीचर आता है और आप बहुत हुड़दंग मचा रहे हैं क्लास में, एक टीचर आता है, बैठ जाओ, चलो अरे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, एक तुम, और अब 40 मिनट तो बैठ जाओ ही बोलता रहता है। होता है नहीं होता है? तो एक तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्लास में पहुंचा तो मैं किसी से ये नहीं कहता हूं बैठ जाओ, हम बस क्लास में जाकर के खड़े हो जाते हैं ऐसे, बस 2 3 4 5 सेकंड खड़े हुए, और जिस जिस पे नजर पड़ती है अपने आप बैठ जाते। उनको मालूम है कि 5 सेकंड के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और है दूसरी वेलोसिटी एक जैसी होगी, एक झन्नाटेदार, सबको थरथरा देंगे। तो यानी कि किसी भी कंडक्टर में यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने पर इलेक्ट्रॉन को जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, यानी इलेक्ट्रॉन का वन डायरेक्शनल जो फ्लो होता है, उसी को मोबिलिटी कहते हैं। तो लिखिएगा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, per unit electric field is known as the drift velocity per unit electric field in any conductor is known as mobility of electron. Mobility of electron. And given by mobility को हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू क्या फॉर्मूला आपने बताया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपकी मोबिलिटी है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन का वन डायरेक्शनल फ्लो शुरू हो जाता है ना, तो वही मोबिलिटी होता है। एक और रिलेशन दिया गया है, एज J इज इक्वल टू NeVd। तो Vd की वैल्यू क्या हो जाएगी? J अपान Ne। सो एक मोबिलिटी का और रिलेशन है, J अपान Ne कैपिटल E। ये भी रिलेशन होता है।
ठीक है, ये नई चीज है, कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए उसके बारे में बात। अब इसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा सेमीकंडक्टर, यहाँ पर इतना ही है बताया गया है। इसके बाद इसका पूरा डिटेल स्टडी आपको सबसे लास्ट यूनिट जो है सेमीकंडक्टर में फिर ही आएंगे। तब तक इनको आप कपड़े में मतलब जेब में बंद करके उसमें हटा दीजिए। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखिए, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस होता क्या है, दो प्रकार की डेफिनेशन होती है। एक फिजिकल डेफिनेशन कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है इसमें एक्टिविटी। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। जब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो क्या डेफिनेशन होती है, यानी कि करंट के फ्लो होने में जो ऑब्स्टिकल क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल। एक सेकंड होल्ड। कोई फोन आता है तो डिस्टर्ब करता, भाई आवाज कम कर जा रही है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो होने में जो दिक्कत क्रिएट करे रेजिस्टेंस होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो डेफिनेशन क्या बनी जाकर, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज नोन एज अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो डेफिनेशन लिख लेंगे ना इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर, या दूसरी इसकी यूनिट होती है ओम। ओम होती है और इसका इंडिकेशन जो होता है ये, इसको ओमेगा कहते हैं। तो इस इंडिकेशन का नाम ओमेगा है। अब आप कहेंगे साहब ओमेगा तो ये होता है, वो एक अलग की बात है, इसको मैं ओमेगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। थोड़ा अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप कहेंगे व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the wire, then current flows in it, and the ratio of the potential to the current flowing is known as the resistance of the wire। ठीक है, नोट करिए। देखिए, जितने भी नए नए फार्मूले आपको मिल रहे हैं उन सबकी डायमेंशन निकाल लीजिए। आपको 11th क्लास में डायमेंशन में क्या पढ़ाया गया कि भाई ये फार्मूले इंटर में पढ़ेंगे, ये फार्मूले आगे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई बहुत टेक्निकल चीज होती है तो कहेंगे आगे पढ़ेंगे, आगे पता लगा भाई नहीं, स्टूडेंट को क्या मालूम है, आगे पढ़ेंगे, आगे आई ही नहीं बात, वो भूल गया। ऐसा होता है ना, जैसे कोई टेक्निकल चीज है पढ़ानी है हमको, तो हमने कहा ऐसा है, इसका कॉन्सेप्ट आगे दिया हुआ है, अभी आप समझ नहीं पाओ। पता चला मास्टर साहब को भी समझ में नहीं आ रहा ना, कहाँ समझाएंगे, तो वो आगे पढ़ाए नहीं। तो क्योंकि आगे वाला तो अब क्लास आ गया ना, तो जितने फार्मूले आपने डायमेंशन में पढ़े उनके डायमेंशन जरूर निकाल लीजिएगा। सिलेबस में ना होने के बावजूद भी डायमेंशन लोग पूछ सकते हैं, सर डायमेंशन निकाल लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं भाई? भाई रेजिस्टेंस का मतलब केवल इलेक्ट्रिकल थोड़ी होता है। आप सड़क पे चलते हो, सड़क पे बहुत सारे पत्थर, कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, तो आपको चलने में दिक्कत क्रिएट करते नहीं करते, तो वो भी तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, जरा बैटरी तो लो हो रही है, आज चार्जिंग नहीं हो पाई है, चल जाएगी अभी फिलहाल, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखो अगर मैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करूं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करूं तो दोनों उल्टे नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। यस सर। तो आप क्या कहेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या कंडक्टिव। तो लिख दो द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस is called electrical conductance, electrical conductance।
इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज ओम, इसका उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स। देखो ओम इनवर्स कहते हैं या इसको मो कहते हैं, MHO। या एक्चुअली ओम साहब का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने दूसरा अपना ही नाम बता दिया साइमन। अगला लिखिए साइमन। एक और चीज नहीं इन्होंने खोजी, नहीं जॉर्ज भी दे दे, जॉर्ज भी साइमन भी ओम, तो ये साइमन, इसकी यूनिट साइमन भी होती है। देखिए जिन लोगों को 1.5 घंटा पढ़ने की आदत है तो उन्हें तो क्लास अच्छा लगता है, कुछ लोगों को 45 मिनट बाद नींद आने लगती है। तो जिनको नींद आ रही हो वो जो है थोड़ा मुंह में ऐसे पानी फुस 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 कर लें, वो नहीं उसमें वो रखे रहते हैं उसमें ब्यूटी पार्लर में, हम तो ब्यूटी पार्लर में नहीं जाते, हम लोग दाढ़ी वाली दुकान पे, तो वो फुस 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 करते हैं ना, वो रख ले या थोड़ा पानी ऐसे चिलक ले, नींद ना आए। सर अब एक लिखिए ओम। सेकंड जरा, सर एक सेकंड रुक जाओ इसलिए। जी जी इसमें कोई और ज्वाइन है जो कैपेसिटर चैप्टर के आसपास जिन्होंने नहीं पढ़ा है? सर जिन्होंने ओम और क्या लिखा है ओम आगे? इनवर्स या मुंह होता है, MHO मुंह MHO। पढ़ते हैं, मुंह मतलब मुंह नहीं पढ़ते, मुंह मोहो ऐसा नहीं पढ़ते, क्योंकि इंडियन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है ना, मुंह पढ़ते हैं MHO या साइमन पढ़ते हैं। स्पेलिंग मतलब क्या ओम का है? उल्टा साइमन की साइमन, spelling? साइमन एक्चुअली में इनका S नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने एक जगह ओम दे दिया, एक जगह साइमन दे दिया। क्योंकि हम लोग को क्या है कि हम लोग विदेश जाके प्रैक्टिकल किए हैं, हमारे यहाँ जो इंजीनियर थे वो उन लोगों के साथ काम करते थे, वो ना होता इसका नाम कल AP, इसका नाम वाजपेयी इनवर्स, इसका नाम मिश्रा क्यूब, ऐसा होता। अब क्या बताया, साइंटिस्ट ही नहीं बन पाए। अब लिखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये अगले मतलब जो पिछले साल का जो सिलेबस था जिसमें अभी लोग प्रमोट हुए हैं, उसमें 30% सिलेबस लेस किया गया था, तो उसमें ये पहले हटा दिया गया, पूरा सिलेबस नहीं था। ओम्स लॉ, जरा देखिए किसी कंडक्टर में करंट कब फ्लो होती है? किसी कंडक्टर में करंट कब फ्लो होती है? जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में कब चलना शुरू कर देते हैं? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस हल्का सा अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ चलेंगे, वे क्लास में जाकर बैठो ना, बैठोगे नहीं तो मारेंगे, ऐसे बैठेंगे, बैठ बैठ गए। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगी, नहीं होगी? होगी ना। लेकिन गुस्सा आ गई पूरी क्लास, तब तो संभाल नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट ना चेंज, यानी कि अब फिजिकल चेंज क्या होता है, यहां पर केवल टेम्परेचर, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर ना चेंज तो जितना ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा, लिखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, if the physical state of conductor according to Ohm's law if the physical state को physical condition, state अलग बात होती है, if the physical condition of the conductor remains unchanged, the physical conditions of the conductor remain unchanged, remain unchanged, then current flowing through it, then current flowing through it is directly proportional to the potential, is directly proportional to the potential applied.
जब मैं कंडक्टर बोल चुका हूँ तो अपने आप अंडरस्टूड है कंडक्टर में। जरा इसकी बैटरी लो हो रही है, जब तक चलेगी तब तक हम चलेंगे, जब उसने कहा बाय बाय तो बाय बाय कर लेंगे, अभी चलेगी वैसे 10 मिनट चाहिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, यानी V प्रोपोर्शनेट I। प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हैं ना, जितना ज्यादा, उल्टा भी लिख सकते हो, I प्रोपोर्शनल V भी लिख सकते हो। तो V इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आता है R, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, वेयर R इज कांस्टेंट। तो डेफिनेशन दो तरीके से लिखी जाती है। देखिए डेफिनेशन दो तरीके से, कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ओम्स लॉ को चाहे यहां से डिफाइन करके आप बताओ या चाहे डायरेक्ट यहां लिखो, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते। समझ में आ रही बात? अच्छा, आप कह रहे हैं V प्रोपोर्शनेट I। अब बताइए V और I के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, यानी V वर्सेस I के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाउ यू प्रूव ओम्स लॉ इन द लेबोरेटरी, लैब में आप ओम्स लॉ कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप कहेंगे वी ड्रा द ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज ओम्स लॉ। जरा समझिएगा, कहीं कहीं पर VI होता है, कहीं कहीं पर IV होता है, क्या कोई फर्क होता है? कंडक्टर। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो उसको उल्टा कर दो तो कंडक्टर मिल जाएगा। अगर VI के बीच ग्राफ खींचे और IV के बीच ग्राफ खींचे तो क्या कुछ फर्क नजर आएगा? स्लोप तो सेम होगा, है ना? आप जरा समझिएगा, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालता हूं tan थीटा, जरा समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहां से यहां वोल्टेज चेंज हुआ डेल्टा V, यहां से यहां करंट चेंज हुई डेल्टा I, इसका स्लोप ये थीटा है, इसका स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। ये क्या आपको दे रहा है? तो कंडक्टिविटी, यानी कि V और I के बीच ग्राफ खींचने में स्लोप निकालने से रेजिस्टेंस नहीं मिलता। अगर यहीं पर IV का ग्राफ तो स्लोप निकालने से आपको डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आ जाएगा, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही? तो हमने दो ग्राफ दिए, एक ग्राफ V और I के बीच दिया, एक I और V के बीच दिया, ठीक है? और दोनों देखिए, ये नोट कर लिया पहले ना, ये नोट कर लिया? तो देखिए, जब मैं V और I के बीच में ग्राफ दे रहा हूं और आप कहते हैं व्हाट द स्लोप्स इंडिकेट, स्लोप क्या इंडिकेट करता है? तो जनरली हमको पढ़ाया जाता है कि स्लोप इंडिकेट द रेजिस्टेंस, लेकिन स्लोप रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस कब? जब V अपॉन I आएगा, जब इधर V होगा इधर I होगा। अगर इधर I है और इधर I है, इधर V है, तो वहां पर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, वहां रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। इसलिए ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ग्राफ कह क्या रहा है, ग्राफ में क्या बना, स्ट्रेट लाइन होना ही है। ओम्स लॉ तब भी होगा, ओम्स लॉ तब भी होगा, क्योंकि V और I के बीच ग्राफ खींचने में आप किसी को भी एक्स एक्सिस, किसी को भी Y मान सकते, मतलब Y एक्सिस पे करंट दिखा दो चाहे एक्स पे करंट दिखा दो, वो आपकी मर्जी, लेकिन ये देखना स्लोप क्या इंडिकेट करता है, ठीक है? अच्छा, अब लिखिए प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वही कहेंगे एग्जामिनर्स लव इट, वही है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। जरा सावधान, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, जरा समझिएगा, हमको एक्चुअली में V अपॉन I चाहिए, और V अपॉन I जो भी निकले वो कांस्टेंट होना चाहिए। यही तो आपको ओम्स लॉ कह रहा है। ओम्स लॉ नहीं कहा V अपॉन I रेजिस्टेंस,
उन्होंने कहा V अपान I का जो रेशियो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। हाँ, उस कांस्टेंट का नाम हमने कहा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा था कि V अपान I को रेजिस्टेंस, तो हम V अपान I निकालेंगे और वो हमको कांस्टेंट मिलना चाहिए। लॉजिक पकड़ में आया? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? I बराबर क्या होता है? NeAVD। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? VD निकालना पड़ेगा। VD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको किसी कंडक्टिंग वायर के एंड्स को बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो बैटरी से जोड़ना पड़ेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन ये होता है। पकड़ में बात आ रही है? अभी हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, अभी तो बैकग्राउंड बता रहे हैं कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होंगे, और जब एक्सलरेट होंगे तो एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी तो हमको VD मिल जाएगा। हमको VD मिल जाएगा तो हमको I मिल जाएगा। हमको I मिल जाएगा तो हमको V अपान I मिल जाएगा। समझ में आया हमको करना क्या है? Yes. मतलब कैसे कैसे प्रूफ करना, प्रूफ हो जाएगा भला की बात। जरा समझिएगा, देखो सावधान। हमने कहा सपोज एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन I है, और उसके इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम VD देते हैं। कैसे देते हो बात की बात। और उसमें करंट I फ्लो होती है, तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू होता है NeAVD। ये हम जानते हैं। अच्छा, अब VD के बारे में बात कर लेते हैं। VD कितना देते हैं देखो। अब अगर मान लें कि हमने, अच्छा ये बताइए, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी थी तो क्या इसके पहले इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे थे? जब मैंने बैटरी से जोड़ा था चल रहे थे ना, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी थी? 0। आप याद करिए 11th क्लास, बहुत पुरानी बातें कर रहे थे। 11th क्लास आते, कल की बात याद नहीं, 11th की बात करते, चलो याद कर लेते। आपको याद होगा वहां पर एक गैस वाला चैप्टर था, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस। यस सर। वहां एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस 0 थी। तो हमने कहा तो गड़बड़ है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो हम वहां वेलोसिटी का स्क्वायर करते थे, एवरेज निकालते थे, स्क्वायर रूट निकालते थे, उसमें RMS स्पीड ऑफ गैस याद है? यस सर, थोड़ा बहुत। तो यानी वो मीन स्क्वायर वाला। अर्णव साहब आप तो ये नहीं कह सकते सर, बहुत टाइम हो गया है। नहीं। अच्छा भाई साहब देखिए, दो चीजें, आप और लोग कह सकते हैं कि यार साहब आप नहीं थे, वरना आप पढ़ाते तो हमें समझ में आता। आप नहीं कह सकते, आपको हमने इंडिविजुअल भी ट्रीट किया है, इसलिए नहीं आप सर, ये कॉन्सेप्ट याद है बट याद नहीं भी है। नहीं, ये ना करा करिए। जब आप रात में सोया करिए, थोड़ी देर लेटे के थोड़ी देर हमको याद कर लीजिए, सब लोग याद कर लिया नहीं, बोले अच्छा ही नहीं याद कर लिया, तुम ही मिले हो। मतलब याद करने मतलब हमको देखना नहीं, मतलब व्हाट आई हैव टॉट दिस। साइकोलॉजी कहती है 7 दिन के अंदर एक बार, 21 दिन के अंदर 2 बार रिपीट कर लो कोई चीज तो आप भूलेंगे। ये साइकोलॉजी कहती है। आइए सब बात करें, जरा समझिए। पहले हम दूसरी बात करते हैं। अगर मैं मान लूं कि लेट U1 U2 U3 up to UN are velocities of electron before connecting the battery, and after connecting its velocity becomes V1 V2 V3 up to Vn। तो भैया ये जब V2 V3 होगा तो आपस में टकरा भी तो रहे होंगे, तो उनके जो रिलैक्सेशन टाइम थे वो τ1 τ2 अप टू τn होंगे। तो V1 इज इक्वल टू U1 प्लस a τ1 होगा। ए की बात हम अभी बाद में करेंगे, चलिए पहले ए के बारे में बात करें, ये बाद में लिखिएगा, पहले कुछ और बातें करें। जब यहां से लिखेंगे फिर ये स्टार्ट। देखिए अब आपने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो E इज इक्वल टू V/L होगा, नहीं होगा? एक एक पॉइंट पकड़ते रहो, समझ में आए। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा
तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। कितना करेंगे? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। जब मैं बात इलेक्ट्रॉन की कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कौन होंगे? ई। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो इस फॉर्मूले को याद करें। आज जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है? या पढ़ा है तो अच्छी बात। अच्छा, ई की वैल्यू क्या है? ई वी अपॉन एन। ये फोर्स क्रिएट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे मास होगा, तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा। तो द एक्सेलरेशन इन द इलेक्ट्रॉन, तो A इज इक्वल टू F बाई एम। क्या हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा? नो सर। यानी सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। बैटरी 10% से कम बची हुई है, चलो जब तक चल जाए। तुमको बता रहा है क्रिया, तो देख लीजिए EV अपॉन ml, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो हम अब यहां के बाद यहां शुरू कर दी। यहां के बाद में देखो, हमने कहा कि U1 U2 UN ये इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन थी, और V1 V2 VN बाद में हुई है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। तो V1 इज इक्वल टू A टाउ 1, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A टाउ 2 प्लस सो ऑन एंड सो ऑन। इस प्रकार से वेलोसिटी निकल आई। तो अगर मैं उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालूं, वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इसी प्रकार से Vn इज इक्वल टू UN प्लस A टाउ 1। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो क्या करेंगे? V1 प्लस V2 अप टू Vn सबको ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें। ये जरा इधर नोट करिए, रब करेंगे इसको। इसका सिस्टम समझ में आ रहा है? लिंक बाय लिंक जोड़ते जाओगे। वो कहते हैं ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा, जय माता दी कहते जा। तो पौड़ी पौड़ी सब चढ़ते जाओ कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया। अभी पकड़ में आ जाए। अगले टर्न में एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देंगे, चिंता मत। इधर नोट कर लिया, इधर सबने देखो। यस सर, नोटेड। अब जरा V1 V2 की वैल्यू रखते हैं। तो VD इज इक्वल टू, देखिए V1 को U1 प्लस U2 सब लिखेंगे, तो U1 प्लस U2 अप टू UN एक ब्रैकेट में, और प्लस A टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n एक ब्रैकेट में, और अपान n अलग अलग कर दे, कोई दिक्कत? ये आपकी जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि टक्कर के पहले एवरेज वेलोसिटी कितनी? जीरो। ये तो जीरो हो गई। और ये A, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो A टाउ हो गया। तो VD की वैल्यू क्या हो गई? A टाउ। A निकाल चुके हैं अभी आपने, EV अपान ml। तो VD की वैल्यू EV अपान ml इंटू टाउ हो गया। यहां तक बात समझ में आई? यस पॉइंट टू पॉइंट पकड़ में आ रही बात? यस पॉइंट टू सर। पॉइंट पकड़िएगा, इसलिए हमने पहले जीरो बता दिया। से हाँ। जीरो क्यों है? हम जब बैटरी से जोड़ रहे थे, उसके पहले की वेलोसिटी क्या थी? अच्छा, U1 U2 अगर आती तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। जीरो। तो वही जीरो है। तो देखिए VD निकल आया। इस VD को इक्वेशन 1 में रख दो। पुटिंग VD इन इक्वेशन 1। पुटिंग गलत है हम जानते हैं, हमने बताया भी था, लेकिन हम पुटिंग लिखेंगे क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? NEA VD की वैल्यू EV अपान ml इंटू टाउ होगा। यानी I इज इक्वल टू क्या होगा? NE स्क्वायर AV टाउ अपान ml होगा। अगर कोई स्टेप छूटे ना, हमको ओम्स लॉ में V अपान I निकालना है। तो ऐसा करते हैं, V मेरे पास एक कैपिटल V पोटेंशियल है, कैपिटल V के नीचे I को ले आओ, कैपिटल V के नीचे I को ले आओ, और इसको इधर ले आओ, ML अपान NE स्क्वायर A टाउ। ये वाला जरा इसको ब्रैकेट में बंद करो। अब बताओ, M चेंज होगा? नो सर। L चेंज होगा?
नो सर, एन चेंज होगा, नो सर, ई चेंज होगा, नो सर, ए चेंज होगा, टाउ को No, पकड़ते sir. हैं। टाउ क्या है? relaxation time. टाइम का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां होगी मीन फ्री पाथ। और आप हमने अभी शुरुआत में कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक द गैसेस, और गैसेस की वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था आरएमएस स्पीड 3RT अपॉन ml, याद है? Yes, sir. ml नहीं था, 3RT अपॉन, यानी VRMS प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी पढ़ा था ना आपने? VRMS प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी है, यानी यहां पर कुल मिलाकर के जो टाइम है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी यहां पर कौन अगर चेंज ना हो तो पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो पूरी चीज कांस्टेंट है। ओम यही तो बोल गए थे इसलिए कह रहे हैं कि वो चले गए। उन्होंने यही तो कहा था कि द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर विल नॉट चेंज, और फिजिकल कंडीशन बोले तो टेम्परेचर। उन्होंने कहा अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। दिख रहा नहीं दिख रहा? तो आप लिखेंगे when temperature is constant, when temperature is constant then V upon I is constant. This is resistance, यानी ये पूरा जो लफड़ा है ये क्या चीज है? ये पूरा लफड़ा रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो ये जो क्या आज- लिखा है? when temperature is constant V upon I is constant. ओम्स लॉ समझ में आया? Yes, sir. अगर ओम साहब ने ऐसे ही सोचा होगा तो ऊपर से खुश हो रहे होंगे, देखा एक बात पे बढ़िया बता रहा। अगर ऐसा नहीं सोचा होगा तो ऊपर से सोच रहे हो क्या मूर्ख बना रहा है, हम बताए कुछ तो बता कुछ हो रहा है। ऐसा कहे सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो? अब सोच रहे हो जब मिलेंगे तब बात करेंगे। अब जरा सुनिए, तो आज की क्लास कैसी लगी? जो आज फर्स्ट डे है वो समझ लें, उनको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? सुन रहे हैं हमको? यस सर। और अगर आपको लगे कि सबके सामने कैसे डिस्कस करें तो आप ऐसा करना कि सर को मैसेज कर देना कि दिस टॉपिक आई हैव नॉट गॉट दिस पॉइंट। सर हमको मैसेज कर देंगे, हम बिना बताए दोबारा बता देंगे। हम कहेंगे अर्णव ने पूछा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है भाई? पब्लिकली ना पूछो, मैसेज कर दो, क्या दिक्कत है? हम बता देंगे। हम कहेंगे अर्णव को समझ में नहीं आया, अर्णव कहेंगे नहीं समझ में आया, कहने यार अपना काम करो, नहीं आया। सर मुझे एक डाउट है। बताएं सर आपने तो √3RT अपॉन ml के लिखा है। अरे ml नहीं है वो, कुछ और फार्मूला मुझे याद नहीं आ रहा। mn था, mn था। यस आपको गैसेस इक्वेशन में फार्मूला था कि अब बैटरी हमारी कह रही है गुड नाइट। गुड नाइट। परसों Thank you, आगे sir. बढ़ाएंगे, इतना पढ़ के बैठिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जब पढ़ के बैठोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो कभी अच्छा लगेगा, अलग बात। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.